जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप 40 पार करते हैं, वैसे वैसे शरीर में बदलाव आते हैं। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने का मतलब है शरीर खुद को बीमारियों और इन्फेक्शंस के हमले से बचा नहीं पाता, इसलिए इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं, तमाम बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, शरीर हेल्दी नहीं रहता। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इनसे होने वाली समस्याओं का रिस्क भी बढ़ जाता है। इंसान इसे समय की मार समझकर झेलता है। उम्र हो गई है कहकर बीमारियों से जूझता रहता है। आप इन सारी तकलीफों से बच सकते हैं। आने वाली दिक्कतों को पहले ही पकड़ सकते हैं। कैसे? बस कुछ सस्ते और सिंपल से टेस्ट करवाकर। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे 5 उन टेस्ट के बारे में जो आपको 40 पार करने से पहले करवाने चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे ये टेस्ट क्यों करवाने चाहिए और इन्हें कराने में कितना खर्चा आता है। तो सुनिए। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। स्क्रीनिंग में हम सबसे पहले रखते हैं कॉमन एज में मेल और फीमेल के लिए डायबिटीज़ स्क्रीनिंग। हमें क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतनी जेनेटिक और इतना कॉमन डिजीज़ हो रही है आजकल, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और हम शुगर की स्क्रीनिंग कराने से हम भविष्य में होने वाली शुगर से होने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी भी न्यूरोपैथीज़ हैं या पेन है या किडनी डैमेज है, इन सबको हम रोक सकते हैं। तो जो डायबिटीज़ स्क्रीनिंग है वो बहुत मस्ट है। इसमें हम फास्टिंग और खाना खाने के बाद की शुगर और एक हमारा 3 महीने का कंट्रोल होता है HbA1c, वो हम कराते हैं। दूसरा हम लेते हैं हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर। इसका भी कारण होता है जेनेटिक का, स्ट्रेस का और हेरिडिटरी, और हमारा जो फूड है आजकल, जंक फूड है, जो खाना आजकल वर्किंग होने के कंडीशन से बाहर से बहुत खाते हैं, तो इन सब का एक फैक्टर है जिससे अपना बीपी बढ़ जाता है। ज़्यादा बीपी होने से हार्ट को रिस्क है, हार्ट अटैक होने की रिस्क है, स्ट्रोक होने का रिस्क है, किडनी डैमेज होने का रिस्क है। तो ये स्क्रीनिंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे फ्यूचर में होने वाली मेजर डिजीज़ हैं उनको हम चेक कर सकें। तीसरा हमारा आता है लिपिड प्रोफाइल। इसमें हम सभी प्रकार की वसा देखते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इस 5-6 तरह के इसमें वसा की जांच होती है। इनका भी इसलिए महत्व है कि प्रोलॉन्ग स्क्रीनिंग टाइम है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक और वर्क स्ट्रेस है, तो इस सभी चीज़ों से ये बढ़ता है, और इसका बढ़ने से हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उन पे जमने का रहता है, वही रिस्क रहती है। हार्ट अटैक होने का रिस्क है, स्ट्रोक होने का रिस्क है, लिवर पे जम जाएगा तो लिवर पे फैटी लिवर हो जाएगा। तो हमें ये सब भी चीज़ें चेक करनी है। तो ये हमारी जो स्क्रीनिंग है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा हम देखते हैं कि इतना पॉल्यूशन है और इतना ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर भी ख़त्म हो रही है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर में रेडिएशन है उसके कारण हमें कैंसर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी इंसिडेंस बढ़ रही है ड्यू टू सम अवेयरनेस और ड्यू टू सम रिस्क फैक्टर। तो हमें उनको भी चेक करने के लिए हमें मेल और फीमेल में स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। फीमेल में हम करेंगे अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, ताकि अगर ब्रेस्ट में होने वाला कैंसर है तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें, ताकि हम अगर लेट स्टेज में करेंगे तो उसके ट्रीटमेंट में दिक्कत होती है, उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं नहीं ठीक होने के। तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको स्क्रीन करने से हम पता कर सकते हैं। मेल में इसी प्रकार का प्रोस्टेट होता है, तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड और सीरम PSA लेवल। तो इन जांचों से हमें ये पता लगता है कि मेल में प्रोस्टेट कैंसर की क्या संभावना है और क्या फ्यूचर में होने का है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं। 5वां हमारा जो स्क्रीनिंग है आई चेकअप है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल खूब सब लोगों को अर्ली स्पेक्स लगते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, प्रोलॉन्ग कंप्यूटर स्क्रीनिंग टाइम है और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, तो ये आई चेकअप बहुत ज़रूरी है। जैसे 40 इयर्स में जो होने वाले कैटरेक्ट चेंजेस हैं या रेटिनोपैथी है, ये सब हमें आई चेकअप से, रेगुलर स्क्रीनिंग से हमें पता लग जाते हैं, तो हमें होने वाली कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में हमारे को जानकारी हो जाती है।
इनका अगर हम करा लेते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, 2,500-3 हज़ार से 5-6 हज़ार में ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो बाद में होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है, बीमारियाँ हैं, उनमें बहुत खर्च होता है। तो हम अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्क्रीनिंग से हम अपना जो हेल्थ चेकअप है उससे हम अपनी प्रिवेंटेबल जो डिजीज़ है आने वाली और कॉम्प्लिकेशन है उनको हम रोक सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, यानी बचाव इलाज से बेहतर है। अगर आप ये टेस्ट कराएंगे तो शरीर में जो भी बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझ पाएंगे, ये बदलाव पकड़ में आ पाएंगे। अगर किसी टेस्ट में पता चलता है आपको कोई बीमारी होने वाली है या होने का चांस है तो समय रहते उस बीमारी से बचा जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ठीक होने के बाद दोबारा क्यों हो जाता है कैंसर? चलिए डॉक्टर से जानते हैं। आयुष्मान खुराना की पत्नी और फिल्ममेकर ताहिरा कश्यप का कैंसर लौट आया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। ताहिरा कश्यप को साल 2018 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और ये स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर था। अपनी बीमारी का पता चलते ही उन्होंने इलाज करवाया था और वो ठीक भी हो गई थी, लेकिन अब 7 साल बाद उनको दोबारा ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ठीक होने के बाद कैंसर दोबारा क्यों हो जाता है और इसके क्या लक्षण हैं, ये हमें बताया डॉक्टर रिचू शर्मा ने। डॉक्टर रिचू कहती हैं कि जब कैंसर का इलाज किया जाता है तब डॉक्टर कैंसर का ट्यूमर हटा देते हैं, लेकिन कभी कभी इलाज के बाद भी कैंसर के कुछ सेल्स शरीर में बचे रह जाते हैं। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि जांच में भी नहीं दिखते, स्कैन या टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ पाते। वक्त के साथ ये बचे हुए सेल्स फिर से बढ़ने लगते हैं और कैंसर दोबारा आ जाता है। वहीं कुछ कैंसर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, यानी आक्रामक। ये तेजी से फैलते हैं और इनके बार बार वापस आने का चांस भी ज्यादा होता है, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ल्यूकेमिया। अगर कैंसर के मरीज का इलाज एडवांस स्टेज में किया गया है, यानी स्टेज 3 या स्टेज 4 में, तब कैंसर के लौटने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में ये चांस कम होता है। जब कैंसर लौटता है तो वो शरीर के किसी भी हिस्से में लौट सकता है, यानी ये फिर से पहले वाले अंग में हो सकता है, पास के किसी अंग में हो सकता है, या उस जगह से दूर शरीर के किसी दूसरे अंग में भी हो सकता है। कैंसर दोबारा होना आम नहीं है, लेकिन इसके लौटने का रिस्क रहता ही है। इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पर पहले कैंसर हुआ था वहाँ अगर किसी भी तरह का बदलाव दिख रहा है, कोई गांठ महसूस हो रही है या दर्द हो रहा है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ये उस जगह पर कैंसर के लौटने का संकेत हो सकता है। वहीं अगर शरीर के किसी दूसरे हिस्से में कोई गांठ महसूस हो रही है, किसी जगह पर लगातार दर्द बना हुआ है और इलाज के बावजूद ये दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो ये कैंसर की वापसी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आराम करने के बावजूद थकान और कमजोरी नहीं जा रही, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कई दिनों से खांसी आ रही है या लगातार सिर दर्द बना हुआ है, बार बार बुखार आ रहा है, बेवजह वजन घट रहा है, स्टूल या यूरिन में खून आ रहा है, उबकाई जैसा लग रहा है, उल्टियां हो रही हैं, खाना निगलने में परेशानी हो रही है, तो ये भी कैंसर के दोबारा लौटने के संकेत हो सकते हैं। लिहाजा अगर किसी का कैंसर ठीक हो चुका है लेकिन उसे लक्षण दिखते हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और रिपोर्ट्स के आधार पर इलाज बताएंगे। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। क्या मैदा आंतों और पेट में चिपक जाता है? मैदा मत खाओ, आंतों में चिपक जाता है। मैदे से बनी चीजें ना खाने वालों के मुंह से आपने ये बातें जरूर सुनी होंगी। बहुत लोगों को लगता है कि मैदा हमारी आंतों या पेट में चिपक जाता है, इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए। अब क्या वाकई ये सच है या कोरा झूठ? ये हमने पूछा डाइटिशियन दीप्ति खटूजा से। डाइटिशियन दीप्ति कहती हैं कि मैदा आंतों या पेट में नहीं चिपकता, ना ही इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है, ये केवल एक मिथक है। दरअसल जब मैदे को गूंथा जाता है तो ये दिखने में और छूने में चिपचिपा सा लगता है, इसलिए कई लोगों को लगता है कि पेट या आंतों में जाकर भी चिपक जाता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो पेट में मौजूद एंजाइम्स और एसिड उस चीज़ को तोड़ने लगते हैं ताकि वो शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब हो। बिल्कुल यही मैदे और उससे बनी चीज़ों के साथ भी होता है। हालांकि मैदे में ना के बराबर फाइबर होता है, यानी इसे खाने से हाजमे को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज मैदे से बनी चीज़ें खाएगा तो उसे ब्लोटिंग, गैस, अपच और कब्ज की शिकायत हो सकती है। मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, ये 70 से 85 के बीच होता है।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ज़्यादा होना मतलब उस चीज़ को खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में बदलता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसलिए ये चीज़ डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसमें ग्लूटेन भी होता है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है। ऐसे में जो लोग ग्लूटेन सेंसिटिव हैं या जिन्हें सीलियाक डिजीज़ है, जो कि पेट की एक बीमारी है, उन्हें मैदा बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। दरअसल सीलियाक बीमारी में ग्लूटेन की वजह से छोटी आंत की परत को नुकसान पहुंचता है, जिससे शरीर पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पाता। मैदे को तैयार करने के लिए काफी ज्यादा प्रोसेस किया जाता है। इसमें कई तरह के केमिकल्स और ब्लीचिंग एजेंट डाले जाते हैं। इसे महीन बनाया जाता है, जिससे मैदे में पोषण बचता ही नहीं। इसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है। ज्यादा वजन यानी उन बीमारियों का रिस्क जो मोटापे से होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, फैटी लिवर और दिल की बीमारियां। यही वजह है कि मैदे को हेल्दी नहीं माना जाता। हालांकि आप कभी कभार बहुत सीमित मात्रा में मैदे से बनी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन इसे रोज़ रोज़ खाने की आदत ना बनाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।